व्हाट्सअप गाइज, वेलकम यू टू वन मोर वीडियो विद अस। आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर प्राइस राइज इन कंज्यूमर अवेयरनेस। आई नो मैं काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बट ड्यू टू सम अनफोर्सन सर्कमस्टांसेस घर में थोड़ी बीमारियाँ थी, द सिचुएशन वॉज नॉट वेरी ऑल राइट, बट नाउ एवरी वन इज़ फिट एंड फाइन, कंडीशंस आर मच बेटर एंड नाउ वी आर बैक विथ द वीडियोज़ इन द कॉन्टेंट। थोड़ी ज़्यादा रेगुलरिटी अब से मैं मेंटेन करूँगा एंड जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने की कोशिश मेरी रहेगी। नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो क्या देखने वाले हैं वो समझ लेते हैं। पहले वी गोइंग टू बी अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन ऑफ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर के राइट्स और कंज्यूमर के ड्यूटीज़ के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था दैट मैं एक और ही वीडियो कवर करके उसमें सब कंप्लीट कर दूंगा, बट जब मैंने पूरा पीपीटी बनाया दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट नहीं, मुझे 2 पार्ट्स में इसको वापस स्प्लिट करना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ हैविंग इट एज अ 3 पार्ट वीडियो, विल नाउ हैव अ 4th पार्ट टू दिस टॉपिक एज वेल। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, अपने शुरू करने से पहले आप लोग ने जिस तरीके से प्यार, सम्मान और सपोर्ट किया है उसी तरीके से आप करते रहिएगा। इस जब आप लोग हमें सपोर्ट करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो वीडियोस के ऊपर, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है दैट आज तक आपके साथ हमारा पर्सनल इंटरेक्शन कभी नहीं हुआ, हम लोग कभी नहीं मिले, बट फिर भी एक तरीके का बॉन्ड बन गया है। काफ़ी ज़्यादा नाम आज हमें जहन में रहते हैं, वी वेट कि यार ये बंदा कमेंट कब करेगा। तो जब आप इस तरीके से इंटरेक्ट करते हो तो हमें भी मज़ा आता है, हमें भी लगता है, अपनापन लगता है यूट्यूब के ऊपर आके पढ़ाने में भी, राइट। नाउ लेट्स गेट टू द टॉपिक स्ट्रेट अहेड कि कंज्यूमर कौन है, हु एग्जैक्टली इज अ कंज्यूमर। अब हमने देखा था कि कंज्यूमर के साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशंस हो रहे हैं और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल लेवल पे एज वेल एज स्टेट लेवल पे एंड इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशंस बने हुए हैं। बट ये रेगुलेशन जैसे जो एक्ट बना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी जो बना है, वो प्रोटेक्शन देता किसको है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देता है प्रोटेक्शन एक कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर कौन है वो हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो यहाँ पे लिखा है, इफ़ अ पर्सन हैज़ मेड पेमेंट और हैज़ promised टू मेक पेमेंट और हैज़ अग्रीड फॉर एनी ऑफर्ड मोड ऑफ पेमेंट इन ल्यू ऑफ परचेज ऑफ एनी कमोडिटी और सर्विस इज कॉल्ड अ कंज्यूमर। थोड़ा टेक्निकल हो गया है और मैंने इसको अलग अलग लाइन में इस वजह से लिखा है ताकि मैं आपको सारी चीज़ें समझा सकूँ। नॉर्मली एक कंज्यूमर वो होता है जो कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदता है। अब खरीदने का मीनिंग ये नहीं है कि आप तुरंत के तुरंत पेमेंट कर देते हो, ठीक है। जैसे फर्स्ट लाइन लिखा है, पर्सन हैज़ मेड पेमेंट, आपने चीज़ खरीदी और आपने पेमेंट कर दिया, तो वो उसमें भी एक वैलिड पेमेंट मैकेनिज्म माना जाएगा। अगर आपने बोला है कि मैं अभी उधारी पे सामान लेके जा रहा हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने के अंदर अंदर आपका पेमेंट कर दूंगा, तो भी आप एक वैलिड कंज्यूमर माने जाओगे। सपोज आपने उधारी पे कोई सामान खरीदा और उस सामान की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ, आपके साथ कुछ एक्सप्लॉयटेशन हुआ, तो आपका जो सेलर है वो आपको ये नहीं बोल सकता कि आपने पेमेंट नहीं किया है तो आपको मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन का राइट नहीं दूंगा। या फिर ऐसा नहीं होगा कि जस्ट बिकॉज आपने पेमेंट पूरी तरीके से किया नहीं है तो आपको उसका लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इफ़ यू हैव प्रॉमिस टू मेक पेमेंट, अगर आपने एक जेन्युइननेस दिखाई है दैट मैं इस ट्रांजैक्शन के सामने सेटलमेंट करने वाला हूँ, पेमेंट करने वाला हूँ, तो भी आप एक कंज्यूमर माने जाएंगे, ठीक है। अब थर्ड केस वो है, हैज़ अग्रीड फॉर एनी ऑफर्ड मोड ऑफ पेमेंट। अब ये ऑफर्ड मोड ऑफ पेमेंट है ना, वो आपको समझना पड़ेगा थोड़ा। आज जब आप कोई गाड़ी खरीदते हो या घर खरीदते हो तो उसमें आप क्या करते हो, वो गाड़ी या घर को आप लंबे समय तक यूज़ करने वाले हो, राइट। तो आप ये सोचते हो कि मेरे पास सारे पैसे अभी तो है नहीं, तो मैं 5 साल के अंदर अंदर पूरा पेमेंट कर दूंगा। तो आप क्या करते हो, आप एक लोन के अरेंजमेंट में आ जाते हो और उस लोन के एग्रीमेंट के अंदर आप हर महीने ईएमआई पे करते हो। ईएमआई का मीनिंग क्या होता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आप पेमेंट करते हो और 5 साल तक जब आपने पेमेंट कर दिया, 5 साल के बाद वो असेट आपके नाम पे कर दिया जाएगा। तो जब आज आप लोन के ऊपर एक गाड़ी खरीदते हो या घर खरीदते हो, इनिशियल लेवल पे आपके पास उस असेट का, उस चीज़ का पोजेशन है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, बट उसका जो ओनरशिप होगा ना, वो अभी भी जिसने आपको लोन दिया, वो बैंक के पास उस असेट का ओनरशिप होगा। जब आपने पूरा का पूरा लोन पे कर दिया, उसके बाद आप बैंक के पास जाके एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले सकते हो और जो असेट है, वो गाड़ी है या घर है, वो आपके नाम पे करवा सकते हो, राइट। तो ये क्या है? ये एक ऑफर्ड मोड ऑफ पेमेंट हुआ, लोन की एक फैसिलिटी हुई। तो चाहे आपने लोन लिया हो या आपने हायर परचेज किया हो, हायर परचेज का मीनिंग क्या होता है? आप भाड़ा पे कर रहे हो एक पर्टिकुलर असेट को यूज़ करने के लिए, और वो भाड़ा जब आपने 5 साल 6 साल के बाद भर दिया और उस असेट की कॉस्ट रिकवर हो गई, तो वो जो बंदा है ना जिसकी ओनरशिप में वो असेट है, वो असेट आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये भी एक तरीके से लोन वाला ही सिस्टम है, बट बात ये है कि इंस्टॉलमेंट के अंदर जो होता है, वो इंस्टॉलमेंट इज़ ऑलवेज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ एनी काइंड ऑफ एन असेट जो हमेशा आपके पोजीशन में हो, और आपको
आप उसको वो रिटर्न नहीं कर सकते। बात समझ आई? अगर आपने घर लिया है, गाड़ी लिया है, आपने 2 साल बाद आपको मन किया कि मेरे को ये वापस कर देना है, मेरे को नहीं यूज़ करना, ओनरशिप चाहिए ही नहीं मुझे, वापस कर दो। लोन में वो पॉसिबल नहीं है। हायर परचेज में पॉसिबल है कि अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर चीज़ हायर की है, हायर की मतलब भाड़े पे ली, भाड़े पे ली मतलब आपको जब मन मर्जी आए तब आप लौटा सकते हो। बट अगर आपने उसको 5-6 साल तक यूज़ किया, भाड़ा पे किया, तो 6 साल के बाद ओनर ही बोलेगा एक काम करो अब आप ही रख लो इस असेट को, राइट? तो 6 साल के भाड़ा पे कर देने के बाद वो असेट आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। मुद्दे की बात सिर्फ ये थी कि पेमेंट में 3 कंडीशंस थी जो आपको समझनी ज़रूरी थी। तो अगर आपने पेमेंट किया है तो भी आप कंज्यूमर हो, नहीं किया, बाकी में उधारी में सामान खरीदा है तो भी आप एक वैलिड कंज्यूमर माने जाओगे। लोन पे, किसी एक पर्टिकुलर हायर परचेज ट्रांजैक्शंस पे, एक ऑफर्ड मोड ऑफ पेमेंट से भी अगर आपने कोई चीज़ उठाई है तो भी आप एक वैलिड कंज्यूमर माने जाओगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात तो यह है कि अगर आप कंज्यूमर हो तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो क्या ऐसे कैटेगरीज ऑफ लोग हैं जो चीज़ें परचेज करते हैं बट कंज्यूमर नहीं है? डेफिनेटली है। अगर आप नीचे नो प्रोटेक्शन वाले पॉइंट्स देखोगे तो कोई एक ऐसा इंसान जिसने चीज़ें खरीदी है ताकि वो आगे और बेच सके, जैसे अपने किराने की दुकान वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी होलसेलर के पास से कोई माल खरीदते हैं, अपने पास रखते हैं और आगे बेचते हैं। क्या वो कंज्यूमर है कि वो रीसेलर है? वो एक रीसेलर है, तो उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है? अगर आपको कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाती है तो आप उसके पीछे कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उसके लिए तो पैसे पे ही नहीं किए। ना आपने पैसे पे किए, ना आपने प्रॉमिस टू पे किया है, आपको वो फ्री में मिला है, तो आप एक वैलिड कंज्यूमर हो ही नहीं। क्योंकि एक्सचेंज में जब एक कंसिडरेशन आपने पे किया ही नहीं, जब आपको एक चीज़ मिल रही है, सामने आपने कुछ दिया नहीं है, आपने कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया, तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, राइट? तो जो भी चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है वो चीज़ के ऊपर भी आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। और तीसरी चीज़ है, जब आप कोई सर्विस, प्रोडक्ट नहीं, सर्विस लेते हो अंडर पर्सनल सर्विस अग्रीमेंट। अब पर्सनल सर्विस अग्रीमेंट जो है ना, उसको समझ लेना है हमें। जैसे आज आपके घर पे कोई काम वाला आता है, ठीक है, काम वाला आता है तो आप उसको बोलते हो कि भाई इस रूम में जाके झाड़ू मार, वहाँ से जाके वो काम कर, इस तरीके से बर्तन मांज। अब ये करने के बाद आप उसको पैसे देते हो, फिर आप उस पर केस नहीं कर सकते बोल के कि यार मेरे को एडिक्वेट सर्विस मिली नहीं, मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए। अलाउड नहीं है, क्योंकि आपने अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उसके पास से सर्विस ली थी। आप एक बार्बर शॉप के पास गए, सलून में जाके आए आप, और वहाँ पे आपने अपने हिसाब से बाल कटवाए। वो अपने हिसाब से नहीं कट रहा, आपको पूछ रहा है आपको किस तरीके का हेयर स्टाइल चाहिए। वो हेयर स्टाइल जब आप वो काट रहे तब आपके पास पूरा कंट्रोल है उसको रोकने का, उसको बताने का कि ऐसा करो या वैसे करो, राइट? अब पूरा हेयर कट हो जाने के बाद आप उस पर ये नहीं बोल सकते कि यार तो मैंने तो तुझे कुछ और बोला था, तूने कुछ और कर दिया, मैं पैसे नहीं दे रहा, या फिर मैं तेरे अगेंस्ट कोर्ट केस फाइल कर रहा हूँ। ये पॉसिबल नहीं है। तो जब पर्सनल सर्विस अग्रीमेंट्स होते हैं जहाँ पे आपके पास कंट्रोल होता है कि आपको किस तरीके की सेवा चाहिए और आप सामने पेमेंट कर रहे हो, उन जगहों पे आप एज अ कंज्यूमर कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास पूरा हक था उस वक्त जब वो सर्विस डिलीवर हो रही थी। उस वक्त आपके पास हक था कि अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो आप कंप्लेन करो या फिर उसमें चेंजेस करवाओ, पर आपने नहीं करवाए। ठीक है? तो इन 3 केसेस में, जब आप रीसेल करते हो, जब आपको चीज़ फ्री में मिली है, या फिर पर्सनल सर्विस एग्रीमेंट्स के केसेस में, कंज्यूमर को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि वो कंज्यूमर ही नहीं है इन दैट केस। ठीक है? नाउ इफ़ यू मूव अहेड, तो हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक देखना है कि कंज्यूमर के साथ प्रोटेक्शन, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोगों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू ये टोटल 6 कंज्यूमर राइट्स हम लोगों ने बनाए। हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमें कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, और जो मार्केट में प्रोड्यूसर्स एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, मैल प्रैक्टिसेस करते हैं, उसके अगेंस्ट कंज्यूमर को बचाना है। तो हमारे पास ये 6 टोटल राइट्स हैं: राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये 6 राइट्स के बारे में अभी अपने को डिटेल में एक एक चीज़ पढ़नी है। नाउ पहला राइट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है राइट टू सेफ्टी। अब राइट टू सेफ्टी का सिंपल फंडा ये है दैट कोई भी इंसान अगर कोई एक प्रोडक्ट खरीदता है तो उसके पास ये हक है कि उसको सेफ रहना है, उसको प्रोटेक्टेड रहना है। उसको किसी भी चीज़ से, वो प्रोडक्ट के अंदर कोई भी डेंजरस या हार्मफुल चीज़ अगर होगी तो वो उसके लिए सही नहीं होगा। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, आज हमें पता है कि टोबैको, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है। इस वजह से आप देखोगे तो प्रोडक्ट के ऊपर क्लियरली लिखा होता है कि टोबैको खाने से कैंसर होता है। अगर वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं बताई होती तो वो कंप्लेन में आ जाते, तो आपकी राइट टू सेफ्टी को वो हार्म कर रहे हैं कि भाई ये प्रोडक्ट कंज्यूम करने से ये डेंजरस चीज़ होती है, आपने मुझे बताई नहीं थी, राइट?
बट अगर उन्होंने पहले से डिस्क्लोज करके रखा है और फिर भी आप अपने मन मर्जी से जाके वो कंज्यूम करते हो, तो उसमें उस कंपनी का कोई फॉल्ट नहीं है, आपका फॉल्ट है, क्योंकि वो कंज्यूमर ने, कंपनी ने या प्रोड्यूसर ने पहले से बता के रखा था कि ये आपके हेल्थ के लिए डेंजरस है, ये आपके हेल्थ के लिए हार्मफुल है, बट फिर भी आपने जाके वो खरीदा, राइट। मुद्दा ये है, आप कोई भी रैंडम प्रोडक्ट जाके जब मार्केट से परचेस करोगे तो उसका आपके हेल्थ के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, ये चीज़ देखने की आपका वो आपके पास एक राइट है कि आपके साथ कुछ गलत होना नहीं चाहिए। इस वजह से आप ये भी देखोगे कि जब भी आप कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदते हो, सपोज मेडिसिन भी खरीदते हो, तो मेडिसिन में भी लिखा होता है कि किस किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कौन से केसेस में आपको ये दवाई नहीं लगानी चाहिए, राइट। क्योंकि इसके बेसिस पे आपको वो आपकी हेल्थ को, आपकी सेफ्टी को वो इंश्योर करना चाहते हैं। ये सिर्फ आपके कंज्यूमर के हेल्थ की बात नहीं कर रहे, फिजिकल एनवायरनमेंट के मेंटेनेंस के बारे में भी यहाँ पे बात हो रही है। जैसे अगर आप कोई भी पानी की बोतल भी देखोगे तो उस पर लिखा होता है कि आफ्टर यूज़ इसको प्लीज़ प्रॉपरली डस्टबिन में डिस्पोज करो। ये क्यों? क्योंकि हम एनवायरनमेंट की फिजिकल सेफ्टी चाहते हैं। जब ये चीज़ें आप इंश्योर करोगे, आपके पास राइट है सेफ रहने का, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ से आपके हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ये राइट टू सेफ्टी आपको समझ आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन। अब कंज्यूमर के पास जब वो प्रॉपरली अवेयरनेस उसके पास नहीं है या फिर उसको पता ही नहीं कि प्रोडक्ट में क्या है, तो देर आर ग्रेटर चांसेस कि वो एक्सप्लॉइट होगा। बट अगर एक वेल प्रैक्टिस कंज्यूमर, एक वेल अवेयर कंज्यूमर, एक वेल रेड कंज्यूमर सारी इन्फॉर्मेशन अगर निकाल ले, तो द चांसेस ऑफ दैट पर्सन फॉलिंग इन टू अ ट्रैप आर लेस, राइट। तो अब कंज्यूमर जो है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मार्केट से प्रोक्योर करेगा, फिर जाके एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेगा कि मेरे को ये प्रोडक्ट लेने का है कि नहीं लेने का, राइट। जब उसको सारी चीज़ें पता होगी कि प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, मेरे लिए प्रोडक्ट सही है या गलत है, और फिर वो डिसीजन लेता है, तो कंज्यूमर के हित में वो डिसीजन होगा। अब ये इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट कहाँ कहाँ से मिलती है? तो लेबल से इन्फॉर्मेशन मिलती है, पैकेजिंग, एडवर्टीजमेंट जो टीवी पे आता है, न्यूज़पेपर में आता है, उन सारे एडवर्टीजमेंट से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। जब आप मार्केट में जाते हो तो एक प्राइस लिस्ट लगी होती है, उसमें प्रॉपर प्राइस कितना है, एमआरपी कितना है वो बताया हुआ होता है। और काफ़ी ज़्यादा टाइम रिपोर्ट रिलीज बाय गवर्नमेंट भी होता है। रिपोर्ट रिलीज बाय गवर्नमेंट जैसे क्या कि सपोज हम लोग बोलते हैं ना कि आपने सेंसोडाइन वगैरह टीवी पे सारे की ऐड देखी होगी कि ये गवर्नमेंट एजेंसी ने बोला है कि ये टूथपेस्ट अच्छा है, या फिर हम लोगों ने एफडीए के थ्रू अप्रूवल लेके ये चीज़ देखी है कि ये हमारे स्टैंडर्ड्स के अंदर फिट आता है। तो काफ़ी ज़्यादा जगहों पे क्या होता है, गवर्नमेंट या फिर कोई पर्टिकुलर एजेंसी उस प्रोडक्ट को टेस्ट करती है और उसका रिपोर्ट छापती है। जो अपना स्टार रेटिंग भी आता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो क्या है, 3 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग, वो भी तो एक तरीके का रिपोर्ट ही तो है। किसी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ने उस प्रोडक्ट को टेस्ट किया है और उसका रेटिंग दिया हुआ है, राइट। तो जब आप ये सारी चीज़ें देखते हो तो आपको प्रोडक्ट के बारे में, उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी क्या होनी चाहिए वो पता चलती है, उसकी कैपेसिटी क्या है, वो किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है, राइट। उसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, कहाँ कहाँ यूज़ नहीं किया जा सकता, उसका प्राइसिंग क्या है, कितना प्योर है, कितना स्टैंडर्ड, किस स्टैंडर्ड का है, वो सब आपको पता चलेगा जब आप ये सारे इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली स्टडी करोगे तब, राइट। अब जो मैंने लिखा हुआ है ना, वो आपको कौन सा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन से क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है वो पता चलेगा। जैसे आप लेबल पढ़ते हो तो आपको क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में पता चलता है। जब आप पैकेजिंग के बारे में देखते हो तो पैकेजिंग के अंदर आपको पता चलता है कि भाई कितने कैपेसिटी है, क्या ये 6 वाला है। जैसे मैगी की बात करें तो पैकेज के ऊपर डिपेंड करता है कि बॉस ये 2 वाली मैगी है, 4 वाली मैगी है, 6 वाली मैगी है, सिंगल वाली मैगी है, तो वो कैपेसिटी वैसे पता चलेगा। और इसमें क्लास भी पता चलता है। क्लास इन द सेंस, आज मैगी में तो चलो अलग अलग वैरायटी मार्केट में है, बट नॉर्मली लोग एक ही खाते हैं। बट आटा वाली मैगी है, या फिर मैदे वाली मैगी है, या फिर वो करी वाली मैगी है, तो ये अलग अलग क्लासेस डिपेंड कैसे करेगा, पता कैसे चलेगा कि किस टाइप की मैगी है, उसके पैकेजिंग से पता चलेगा हमें, राइट। एडवर्टीजमेंट में काफ़ी बार हमें बताते हैं कि प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ जब एक शेल्फ पे पड़े हुए प्रोडक्ट को देखते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता कि प्रोडक्ट का यूज़ कैसे होना है, किस तरीके से करना है। तो जब हम लोग एक एडवर्टीजमेंट देखते हैं, वहाँ पे यूज़र्स को उस चीज़ को यूज़ करते हुए देखते हैं, तो हमें काफ़ी पता चलता है कि ठीक है, इसका ये तरीके का करेक्ट यूज़ है, राइट। प्राइस लिस्ट से हमें प्रॉपर प्राइसिंग पता चलती है ताकि हमारे साथ कोई चीटिंग ना हो, ओवर प्राइस या अंडर प्राइस ना किया जाए। एंड लास्ट में जब कोई भी रिपोर्ट हमारे सामने प्रोडक्ट के बारे में रखी जाती है, तो उस प्रोडक्ट की प्योरिटी, उसके स्टैंडर्ड के बारे में हमें पता चलता है। जब आप गोल्ड भी खरीदने जाते हो तो 22 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड, हॉलमार्क स्टैंडर्ड इस पर लगा हुआ होता है, BIS लगा हुआ होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये स्टैंडर्ड्स जो हैं, ISI मार्क वगैरह प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा होता है, ये सारे आपको रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट से पता चलेगा।
आई होप ये समझ में आपको आ रहा है, राइट। अब जब ये सारा इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर के पास अवेलेबल होगा ना, तो कंज्यूमर को ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन इग्नोर नहीं करना है, हमें एनकरेज करना है खुद को और बाकी सब लोगों को कि ये इन्फॉर्मेशन देखो, चेक करो और खुद को एक्सप्लॉइट होने से बचाओ, राइट। हर लेबल पे एक्सपायरी दी हुई होती है, पर कितने लोग चेक करते हैं? बहुत कम। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है वो इन्फॉर्मेशन चेक करनी है और उस हिसाब से हमें सही प्रोडक्ट लेना है, ताकि हमारे साथ कभी भी कुछ गलत हो ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस, राइट। नाउ आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड द राइट टू इन्फॉर्मेशन, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट राइट विच इज़ राइट टू चूज़। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर एक कंज्यूमर के पास ना मार्केट के अंदर एक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स का एक्सेस होना चाहिए। जैसे सिंपल सी मैं बात कर लूँ, आज हर कंज्यूमर के पास एक हक होना चाहिए कि उसको चूज़ करने का मौका मिले। अब ये राइट अगर आप देखने जाओ ना, तो किसी भी मूवी थिएटर के अंदर होता नहीं है। आज आपको भी पता है कि बिस्लरी की नॉर्मल बॉटल या एक्वाफिना की बॉटल 20-25 रुपए की आपको मिल जाती है, बट वही चीज़ जब आप एक सिनेमा हॉल में जाते हो, तो सिनेमा हॉल में आपसे उसी पानी के बॉटल के 100 रुपये लिए जाते हैं और आपके पास वहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं होता, आपको वही चीज़ खरीदनी पड़ती है, राइट। ये कंज्यूमर के लिए एक्सप्लॉइटेशन है कि नहीं है? एक नॉर्मल प्रोडक्ट के लिए आपको ओवर चार्ज किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपके पास एक वैरायटी रहेगी, आपके पास एक चॉइस रहेगी हमेशा कि आपको कौन से प्रोडक्ट से चूज़ करने का आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए। एट द सेम टाइम ये अलग अलग कॉम्पिटिटिव रेट्स भी आपको मिलेंगे। जब चॉइस होगी, जब मल्टीपल लोग एक प्रोडक्ट आपको बेचने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास हमेशा चॉइस रहेगा, क्योंकि हर एक प्रोड्यूसर चाहेगा क्या कि कंज्यूमर मेरे प्रोडक्ट को चूज़ करे, मेरे कॉम्पिटिटर को चूज़ ना करे। तो वो अच्छे रेट पे आपको प्रोडक्ट देगा, वो आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देगा, जिससे कंज्यूमर का मैक्सिमम प्रॉफिट, कंज्यूमर का मैक्सिमम फ़ायदा हो, राइट। अब बात सिर्फ ये है कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हर कंज्यूमर के पास एक राइट होना चाहिए चूज़ करने का कि उसको किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, उसको रीजनेबल प्राइस में मिलना चाहिए, अच्छी क्वालिटी में मिलना चाहिए। जब मार्केट में कंपटीशन होगा, जब कंज्यूमर के पास चॉइस होगा चूज़ करने का, तो वो अपने हिसाब से उसको जो चीज़ सबसे बेस्ट लगती है वो चूज़ कर पाएगा, उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। जब एक ही प्रोडक्ट होता है ना, तो वहाँ पे चांसेस हैं एक्सप्लॉइटेशन के, बट जब मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं तो सारे प्रोड्यूसर्स भी अच्छे क्वालिटी ऑफर करना चाहते हैं और कंज्यूमर का भी मैक्सिमम फ़ायदा हो पाता है। Now the next right that we're going to look at is right to be heard और right to represent। अब सिंपल सी बात यह है कि हमने देखा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा राइट्स मिलते हैं, बट अगर किसी राइट का उल्लंघन हो रहा है या फिर आपके साथ कुछ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो आपकी बात सुननी तो चाहिए ना किसी को। सो दिस पॉइंट ओवर और दिस राइट टेल्स यू दैट अंडर दिस लॉ, अगर आपको लगता है दैट किसी भी तरीके से आपके कोई राइट या आपके कंज्यूमर के इंटरेस्ट को कुछ चोट पहुंची है, आपको कुछ नुकसान पहुंचा है, तो आपके पास हक है, आपके पास राइट है टू बी प्रोटेक्टेड, ताकि आपके साथ कुछ गलत ना हो, टू बी रिप्रेजेंटेड, आप कोर्ट में जाओ और आपकी बात सुनी जाए, राइट। सो यू हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड, रिप्रेजेंटेड एंड कंसिडर्ड। ऐसा नहीं कि आप अगर आपने 10 रुपये की चॉकलेट खाई और 10 रुपये के चॉकलेट की वजह से आपको कुछ कंप्लेन है उस चॉकलेट से, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं कि जस्ट बिकॉज वो चीज़ 10 रुपये की थी इसके लिए उसका कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई कदर नहीं है। वो 10 रुपये की चीज़ अगर आज 1 करोड़ लोग खरीदते हैं तो वो 10 करोड़ का चीज़ हो गया ना। 10 करोड़ लोगों के साथ 10 करोड़ रुपये का स्कैम हो रहा है, 10 करोड़ रुपये की गलत चीज़ हो रही है, राइट। तो बात ये नहीं है कि कितने अमाउंट का गलत हो रहा है, बात यह है कि गलत हो रहा है और आपको उसको रिप्रेजेंट करने का मौका मिलना चाहिए। अब रिप्रेजेंट करने के लिए आप या तो खुद जा सकते हो, या फिर अगर आप खुद को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते तो देर आर अ लॉट ऑफ अदर नॉन पॉलिटिकल एंड नॉन कमर्शियल कंज्यूमर सोसाइटीज़। अब कोई भी कंज्यूमर सोसाइटी होती है ना, वो क्या करते हैं, कंज्यूमर के हित के लिए कुछ लोग साथ में आते हैं और जिन लोगों के साथ कुछ बुरा हुआ है उन लोगों को किस तरीके से केस फाइल करना चाहिए, किस तरीके से अपने इंटरेस्ट को प्रॉपरली प्रेजेंट करना चाहिए, वो बताते हैं। आज हम जैसे नॉर्मल लोग जो हैं उन लोगों को लीगल भाषा आती नहीं है, तो लीगल भाषा अगर हमें आती नहीं है तो हम कोर्ट में सही तरीके से केस प्रेजेंट नहीं कर सकते। बट ये कंज्यूमर सोसाइटीज़ हमारे लिए वो काम करने में हेल्प करते हैं कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है आप इन कंज्यूमर सोसाइटीज़ के पास जा सकते हो। ये कंज्यूमर सोसाइटीज़ आपको हेल्प करेंगे एक प्रॉपर लीगल फॉर्म में एक्शन लेने के लिए। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है नॉन पॉलिटिकल एंड नॉन कमर्शियल। नॉन कमर्शियल का मीनिंग ये है कि ये जो कंज्यूमर सोसाइटीज़ है ना, ये कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं, राइट। आज आप एक कॉर्पोरेट लॉयर के पास जाते हो और आप अपने कंपनी का केस फाइल करवाते हो या फिर किसी और के अगेंस्ट केस करते हो, तो वो लॉयर आपके लिए सेवा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पैसा बनाना है, उसको फीस मिलेगी तगड़ी वाली,
राइट। बट कंज्यूमर सोसाइटी जो है वो नॉन कमर्शियल इंटेंशन से चलता है, उसको प्रॉफिट बनाने का कोई इंटरेस्ट नहीं, कंज्यूमर को वेलफेयर मिलना चाहिए, वो उनका टारगेट है। दूसरा नॉन पॉलिटिकल, सिंपल सी बात है, आज हमें भी पता है कि हमारे कंट्री में पॉलिटिक्स कैसे चलता है। तो अगर एक पर्टिकुलर बिजनेस किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, राइट, और उसके अगेंस्ट में जो लोग हैं वो अगर एक उस बिजनेस को हैरान करना चाहते हैं, राइट, तो पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से क्या हो जाता है, एक बायस बन जाता है कि नहीं, ये बंदा तो मेरे पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, तो मैं इस कंपनी के अगेंस्ट केस नहीं करूँगा, और वो दूसरी कंपनी के अगेंस्ट मैं जानबूझ के केस निकालूंगा ताकि मैं अपने ओपोनेंट को इलेक्शन में हरा सकूं, ये बोल के कि देखो तुम लोग जिसके पास से पैसा लेते हो वही सब गलत काम करता है, राइट। सो एक इंडिपेंडेंट लीगल सिस्टम क्रिएट हो सके, एक इंडिपेंडेंट जस्टिस मिल सके कंज्यूमर को, इस वजह से कंज्यूमर सोसाइटी का नॉन पॉलिटिकल या नॉन कमर्शियल होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, राइट। द नेक्स्ट राइट इज़ राइट टू सीक रिड्रेसल। आपके साथ कुछ गलत हुआ, आपकी बात सुनी गई, बट एट द सेम टाइम सिर्फ बात सुनना ज़रूरी नहीं है। आपका जब आप एक कंप्लेन करते हो क्योंकि किसी प्रोड्यूसर ने आपके साथ नेग्लिजेंट बिहेवियर किया है या फिर आपको एक्सप्लॉइट किया है, तो इन ऑल सच सिचुएशंस आपके पास हक है, यू हैव द राइट टू आस्क फॉर कंपनसेशन। मेरे साथ जो बुरा हुआ, मेरे साथ जो मुझे नुकसान पहुंचा है, उस चीज़ का मुझे कंपनसेशन चाहिए। अब कंपनसेशन कौन से फॉर्म में आ सकता है, या तो आपको वो प्रोडक्ट रिप्लेस करके मिल सकता है, या तो आप वो चीज़ वापस कर सकते हो, आपको पैसा रिफंड मिल सकता है, या फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज़ आपके लिए रिपेयर हो जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपको मिलती है तो आपका जो नुकसान था वो इट इज़ मेड गुड, आपका कंपनसेशन मिल गया। अब काफ़ी ज़्यादा टाइम पे ना हम लोग ये भी बोलते हैं, इंडिया में काफ़ी कम होता है बट अब्रॉड में आपने काफ़ी ज़्यादा देखा होगा कि अगर आपको किसी प्रोडक्ट के गलत चलने के वजह से मेंटल हैरेसमेंट हुआ है, आपको इमोशनल बर्डन मिला है, तो आप उस इमोशनल बर्डन के लिए भी सामने वाले कंपनी को कंपनसेशन मांग सकते हो। यू आर एलिजिबल फॉर एन इंसेंटिव कि भाई तुम्हारे वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ, मेरे को इतना झेलना पड़ा, मेरे को ये कंप्लेन करने का इतना ज़्यादा मगजमारी लेना पड़ा, तो आई ऑल्सो नीड एन इंसेंटिव फॉर दैट। तो भले आपका प्रोडक्ट 20,000 का है, आपको 20,000 रिफंड तो मिलेगा, बट वो 50,000 कंपनी आपको क्यों देगी, क्योंकि आपको मानसिक स्ट्रेस हुआ इस सिचुएशन की वजह से, राइट। ये अगर आपको हैरेसमेंट आपने सफ़र किया और आप कंपनसेशन मांगते हो तो आपको मिल सकता है। इंडिया में थोड़ा कम मिलता है, अब्रॉड डेफिनेटली मिल जाता है, राइट। Now after this we come to the next right, which is right to consumer education. This is a very important point, क्योंकि आज अगर कोई एक कंज्यूमर इग्नोरेंट है या उसको सही चीज़ें पता नहीं है, उसके पास लैक ऑफ अवेयरनेस है, तो उसका एक्सप्लॉइट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हर एक कंज्यूमर का वेल इन्फॉर्म्ड होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब ये जो कंज्यूमर राइट्स के बारे में चीज़ें हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जो सारी चीज़ें हैं, वो बताई कैसे जाए, लोगों तक पहुँचाया कैसे जाए। तो लोग में भी अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये चैप्टर सिलेबस में रख दिया, तो स्कूल करिकुलम के थ्रू बच्चों को बताया जाएगा। जब बच्चे इन चीज़ों के बारे में समझेंगे तो जब कुछ गलत होगा तो अपने पेरेंट्स को भी चीज़ समझा सकते हैं, फैमिली में भी लोगों तक वो नॉलेज पहुंचा सकते हैं। उसके अलावा जब एडल्ट्स ऑफिस में जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करते हैं, तो हर ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर भी ऑर्गेनाइजेशंस में मीटिंग्स कंडक्ट करनी चाहिए, डिस्कशंस कंडक्ट करनी चाहिए, जहाँ पे कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में लोग खुल के बात करें। ठीक है, आज आप लोग बच्चे हो, आप लोगों के लेवल पे बहुत छोटे छोटे लेवल के स्कैम्स होते होंगे, बट जब बड़े लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं, इंश्योरेंस के ट्रांजैक्शंस करते हैं, वहाँ पे भी तो कितने ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं, वहाँ पे भी तो उनका इंटरेस्ट पता करने की ज़रूरत है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जब उनको ये सारे डिस्कशंस बताए जाएंगे कि ऑनलाइन स्कैम्स में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, आपको इंश्योरेंस लेते वक्त कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ों के थ्रू आप कंज्यूमर के और तौर पे बहुत प्रोटेक्टेड रहोगे अगर एडल्ट्स के लिए भी इस तरीके से अवेयरनेस कैंपेन्स रन किए जाए तो, राइट। नाउ ये तो हो गई एडल्ट्स की बात, ये तो हो गई स्टूडेंट्स की बात, बट जो लोग नॉर्मली इधर उधर कहीं पे घूमते हैं या फिर जिन लोगों को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, राइट, या रास्ते पे रहने वाले लोग या फिर नॉर्मल पीपल, उन लोग के बारे में क्या, पब्लिक एट लार्ज के बारे में क्या, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा सेमिनार्स, डिस्कशंस, वर्कशॉप्स वगैरह हमें पब्लिक डोमेन में रहने चाहिए, जहाँ पे कोई भी आ सकता है, कोई भी अटेंड कर सकता है, कोई भी चीज़ों को समझ सकता है। तो जब ये सेमिनार्स, डिस्कशंस एंड वर्कशॉप्स हम लोग रखेंगे तो उसके थ्रू एक वाइडर ऑडियंस को हम इन्वाइट कर सकते हैं, उनका एंगेजमेंट ले सकते हैं एंड उनको समझा सकते हैं कि आपके साथ क्या गलत हो सकता है और आपके पास क्या क्या हक है, राइट्स है टू फाइट दिस रॉन्ग डूइंग, राइट। तो ये सारे तरीके से हम लोग कंज्यूमर की तरफ एजुकेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे अपने जो जितने 6 राइट्स थे वो कंप्लीट हुए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, विच इज़ ड्यूटीज़ ऑफ अ कंज्यूमर। अब कंज्यूमर के पास जब राइट आते हैं ना, राइट तो आपका प्रिविलेज है, जो आपको एक हक मिला है, बट हक के साथ आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है,
ठीक है, ड्यूटीज़ भी आपकी आती है। तो ड्यूटीज़ क्या है, उसको मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपके टेक्स्ट बुक में मैंने उसको एक तरीके से सेट किया है ताकि आपको समझ में आए। अब पहले जो मेरे पॉइंट्स हैं ना, पहले 5 पॉइंट्स, उसको मैंने हेडिंग दिया है बी विजिलेंट बी सेफ। आप खुद एक अच्छे कंज्यूमर बनिए तो आप सेफ रहेंगे, राइट। अब एक अच्छा कंज्यूमर बनना मतलब क्या होता है, वो ये 5 पॉइंट्स में डिस्कस किया गया है। एक अच्छा कंज्यूमर का मीनिंग ये है कि इफ़ यू डोंट नीड यू डोंट बाय। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो उस चीज़ को आपको खरीदना ही नहीं है, अननेसेसरी प्रोडक्ट्स खरीदो ही मत। बी अ वेरी जेन्युइन कंज्यूमर। दूसरा, अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत है और आप वो प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो इंश्योर करो कि आप सारी की सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो आप प्रोक्योर कर लो। सारी इन्फॉर्मेशन प्रोक्योर करो, खुद उस चीज़ को सोचो, कैलकुलेटेड डिसीजन लो और फिर जाके वो प्रोडक्ट खरीदो। जब आप ये सारा इन्फॉर्मेशन ले रहे हो ना, तो प्रोड्यूसर भी सामने से आपके साथ चीटिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आप एक वेल इन्फॉर्म्ड और एक वेल रेड कंज्यूमर हो। थर्ड चीज़, जब आप एक पर्टिकुलर परचेस कर रहे हो कोई भी प्रोडक्ट, तो आपके पास राइट है टू सिलेक्ट फ्रॉम अ वैरायटी, बट उस वैरायटी में भी आपको वो चीज़ देखनी चाहिए कि भाई आपको कहाँ पे सही प्राइस है, सही क्वालिटी है कि नहीं है, राइट। गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किए जो अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे BIS मार्क, ISI मार्क, एग मार्क, राइट, इन सब के बारे में भी अपने पढ़ेंगे आगे थोड़ी देर बाद। बट ये सारे जो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, कि भाई ये अगर एग मार्क लगा हुआ है ना, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सही क्वालिटी का है, सही ग्रेड का है, राइट। तो इसको आप खरीद सकते हो। तो जब आप सिलेक्ट भी कर रहे हो फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ चॉइस, उस वक्त भी आपको ये सारी चीज़ें देखनी है, समझनी है सारी चीज़ें। अब एक बार आपने आउट ऑफ द वैरायटी प्रोडक्ट चूज़ कर लिया, तो आप जब प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, प्रॉमिस टू पे कर रहे हो, तो आपको बिल या ओरिजिनल रिसीट लेना भूलना नहीं है। क्योंकि आपके पेमेंट का प्रूफ क्या है, हमने देखा था, अगर आपको कोई चीज़ फ्री में मिली है तो आप कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। तो आपके पास बिल या इनवॉइस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट वारंटी के साथ आता है, जहाँ पे अगर कुछ बिगड़ जाएगा तो वो रिपेयर कर देंगे या रिप्लेस कर देंगे, तो वो वारंटी कार्ड के ऊपर भी सही सिक्का करवाना भूलना नहीं है आपको, वरना बाद में वो बोल देंगे कि भाई ये तो वारंटी कार्ड फेक है आपका, तो आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो वो इंश्योर कीजिए कि अगर वारंटी कार्ड है तो उसको उसके ऊपर सही सिक्का करवा लो, डेट लिखवा लो, और आपको प्रोटेक्टेड रहना है अपने एंड से हर तरीके से, राइट। तो जो भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन तो खास तौर पे अपने पास संभाल के रखना है आपको, ठीक है। लास्टली, जब आप किसी दुकान में जाते हो जहाँ पे आप कोई चीज़ खुले में खरीद रहे हो, राइट, तो वहाँ पे वो जो चीज़ खुले में आ रही है तो उसका कोई वेट्स एंड मेजर्स होगा, कोई तोलने के लिए चीज़ होगी, कोई वेइंग स्केल होगा। तो वेइंग स्केल को सही से चेक करो। जिस जिस इक्विपमेंट में आपका जो प्रोडक्ट है वो मेजर हो रहा है, उसको ढंग से चेक करो। अगर आपको लगता है कि वो ठीक से नहीं चल रहा है, अगर वो टेस्ट नहीं किया हुआ है, वेरीफाई, उसके बाजू में टेस्ट रिपोर्ट नहीं लगी हुई है, राइट, तो आप पूछो उन लोगों से कि भाई मेरे को बताइए ढंग से क्यों चल नहीं रहा है। अगर आपको लगता है कि कुछ झोल है या फिर प्रोड्यूसर आपसे झूठ बोल रहा है, तो हर एक एरिया के अंदर, हर एक यू में से जोन के अंदर एक ऑथराइज्ड ऑफिसर होता है, जिसको वेट्स एंड मेजर्स ऑफिसर बोलते हैं, राइट। तो उसके नोटिस में ये चीज़ लेके आओ कि ये जो प्रोड्यूसर है ये मेरे एरिया में है, ये इस तरीके से गलत काम कर रहा है, इसके मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स गलत है, चोरी कर रहा है लोगों के साथ। तो जब आप उस ऑफिसर को लोकल लेवल पे बुलाओगे, उसके नोटिस में ये चीज़ लेके आओगे, तो आपके साथ जो बुरा होने वाला था वो तो आपने बचा ही लिया, बट आपके अलावा जो बाकी लोगों के साथ चीटिंग होने वाली थी उससे भी आपने लोगों को बचाया है, राइट। तो जब आप एक विजिलेंट रहोगे, जब आप सेफ रहोगे, तो आपके साथ कंज्यूमर के साथ कोई चीटिंग करने के चांसेस ही कम हो जाएंगे। तो ये 5 पॉइंट्स आई होप आपको समझ में आए। अब दूसरे जो है, ये है कोर्स ऑफ एक्शन जो आपको करना चाहिए। नाउ सपोज अगर आपके साथ कुछ बुरा हो गया या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम दिख गया, तो आपको करना क्या चाहिए, तो आपकी ड्यूटी में क्या क्या चीज़ें आती है वो देखते हैं। पहली ड्यूटी ये है कि अगर कुछ आपने गड़बड़ नोटिस करी तो तुरंत जाके हल्ला मत मचाओ, है ना। हम लोग क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, बहुत केओस क्रिएट कर देते हैं, लोगों को बुला लेते हैं, मारा पीट पे आ जाते हैं। वैसा नहीं करना है। हम एक वेल इन्फॉर्म्ड एजुकेटेड इंडिविजुअल है, हमें पॉजिटिवली और पोलाइटली बिहेव करना है, और हमें ये बोलना है कि ठीक है, सामने वाले से भी गलती हो सकती है। हमेशा हम लोगों को सामने वाले की तरफ एक डाउट के साथ या शक के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। वी शुड टॉक टू दैट पर्सन। अगर हमें कोई प्रॉब्लम दिखती है तो हम लोगों को उसके नोटिस में लानी चाहिए और बोलना चाहिए कि देखो भाई इसमें ये प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो जब आप एक सपोज एक दुकान में जाते हो, उस ट्रेडर से आप बोलते हो कि देखो मैंने ये प्रोडक्ट आपके पास से खरीदा है, इसमें ये प्रॉब्लम है, तो आप या तो मुझे रिफंड कर दो या तो रिप्लेस कर दो मुझे। अब अगर आपको लगता है कि ट्रेडर ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है या फिर वो आपको आपका हक नहीं दे रहा, आपको रिड्रेस करके नहीं दे रहा, आपका जो नुकसान हुआ है वो रिप्लेस करके नहीं दे रहा, तो आप उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर के पास जाओ,
राइट, क्योंकि ट्रेडर तो कौन है, वो तो सिर्फ बनिया है, वो तो एक जगह से खरीदता है और आपको बेचता है, राइट। तो अगर उसने वो चीज़ वापस ले ली तो उसका खर्चा से निकल जाएगा, बट उसने तो सिर्फ बेचने का काम किया, बनाने का काम किसने किया, मैन्युफैक्चरर ने। मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट करो। अगर मैन्युफैक्चरर के पास से भी आपको कहीं सही से रिस्पॉन्स नहीं मिलता, अगर आपको लगता है कि सब लोग साथ में मिलकर कुछ चीटिंग कर रहे हैं, कुछ स्कैम बना रहे हैं, तब जाके आपको डेफिनेटली कंज्यूमर कोर्ट जाना चाहिए। तो इसमें सीक्वेंस क्या है, हायरार्की क्या है, पहले जहाँ से ख़रीदा उसको कांटेक्ट करो, अगर उससे रिस्पॉन्स सही नहीं मिलता तो जिसने बनाया उसको कांटेक्ट करो, उससे सही से रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो भाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाओ, ठीक है। अब जब भी आप एक्सप्लॉइट हो रहे हो तो आपको एक रिटन कंप्लेन करनी है, सिर्फ जाके आप वर्बल यहाँ पे बोला है कि आप वर्बल कंप्लेन भी कर सकते हो, बट वर्बल का कुछ प्रूफ नहीं होता। आज आप डेफिनेटली जाके वीडियो बना सकते हो कि ये मेरे साथ हुआ और इसका आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, और वीडियो आजकल एक्सेप्ट भी करते हैं कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, ठीक है। बट मोस्ट बेनिफिशियल इज़ कि आप एक रिटन कंप्लेंट करो। अगर आपको खुद को कंप्लेंट नहीं करनी आती तो कंज्यूमर सोसाइटीज़ के पास जाओ, एनजीओज़ के पास जाओ जो आपको हेल्प करेंगे, उनका कोऑपरेशन लो, बट किसी भी कंप्लेन को इग्नोर मत करो। कोई भी आपके नज़र में आता है कोई प्रॉब्लम तो प्लीज़ जाके उसको रिजॉल्व करो, ठीक है। और जो भी आपका सोल्यूशन आया, आपने एक कंप्लेन किया, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकला होगा उसका, उस कंप्लेन के बारे में सबको जाके बताओ कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने ये कंप्लेन की, मेरे साथ ये हुआ, अच्छी चीज़ हुई, बुरी चीज़ हुई, जो भी हुई। आपको अपने हक से, आपके इस ड्यूटी में ये आता है कि अगर आपके साथ कुछ बुरा बुरा हुआ है ना, तो वो किसी और के साथ भी हो सकता है। तो आपको इसके बारे में अवेयरनेस बाकी सारे कंज्यूमर्स के बीच में भी फैला देना है, राइट। तो ये हुआ कोर्स ऑफ एक्शन कि अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आपको क्या करना चाहिए। अब लास्ट में आता है कि एज पब्लिक हमारा भी कुछ एक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। पार्टिसिपेशन मतलब क्या, आज काफ़ी ज़्यादा लोग, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर सोसाइटीज़, एनजीओज़, वो अपने एंड से लगे हुए हैं, बट हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, हमें उनको ज्वाइन करना चाहिए, इन कंज्यूमर मूवमेंट्स में लोगों की हेल्प करनी चाहिए, राइट। जो नॉन पॉलिटिकल या नॉन कमर्शियल एंटिटीज़ हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए बाय टेकिंग स्टेप्स टू फाइट अगेंस्ट रॉन्ग डूइंग। अगर कोई कंप्लेन होता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके अगेंस्ट स्टेप लो, और जो लोग ले रहे हैं उनको सपोर्ट करो, राइट। एंथुजियास्टिकली जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, मूवमेंट्स हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, उन सब में जाके पार्टिसिपेट करो। तो जो इंसान सब कुछ छोड़ छाड़ के ये एक सोशल कॉज के पीछे लगा है ना, उसको भी मोटिवेशन मिले, राइट। जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको पढ़ाने में लगा हुआ हूँ, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे और व्यूअर्स को बताओगे नहीं तो फिर मेरे को मोटिवेशन कहाँ से रहेगा, राइट। तो आप लोग भी मेरे इस जो मेरा जो वेंचर है, मेरा जो ये एंडेवर है, उसमें मुझे सपोर्ट करो और कंज्यूमर सोसाइटीज़ को भी सपोर्ट करो, राइट। अब ये तो सारी चीज़ें हो गई कि भाई किस तरीके से आप आपकी ड्यूटीज़ निभाओगे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ नॉर्मल चीज़ों में, नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपको क्या क्या सेफ्टी मेजर्स रखने चाहिए, उसके बारे में भी आपके टेक्स्ट बुक में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो जब आप गैस सिलेंडर खरीदते हो तो आपको देखना है कि उसके ऊपर का जो सील है वो इंटैक्ट है कि नहीं है। जब आप किसी रिक्शा या टैक्सी में ट्रैवल करते हो, आजकल तो ओला में भी आप ट्रैवल करते हो, तो आपको देखना है कि भाई मीटर रीडिंग बराबर है कि नहीं है, जीरो जीरो हो चुका है कि नहीं हो चुका। अगर जहाँ पे आप डेस्टिनेशन पे उतरे वहाँ पे सिर्फ उससे पूछा मत कि कितना हुआ, रीडिंग चेक करो, रेट कार्ड से कंपेयर करो और देखो कि वो सही भाड़ा लगा रहा है कि नहीं लगा रहा, राइट। जब आप फ्यूल स्टेशन पे जाते हो, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी वगैरह कुछ भरवाने के लिए, तो वहाँ पे भी चेक करो कि मीटर पे जीरो जीरो हुआ है कि नहीं हुआ, राइट। और पूरा भर लेने के बाद जितना का आपने बोला था उतने का उसने भरा है कि नहीं भरा, राइट। जब आप विजिलेंट रहोगे, जब ये सारी चीज़ें अच्छे से चेक करोगे तो आपके साथ कुछ गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे, राइट। अब ये टॉपिक्स होने के बाद, आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड व्हाट द राइट्स एंड व्हाट द ड्यूटीज ऑफ अ कंज्यूमर आर, अब हमें देखना है कि गवर्नमेंट ने ना क्या क्या मेजर्स लेके रखे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। अब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक ब्रॉड ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसका डिटेल डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमें देखना है कि गवर्नमेंट ने टोटल 4 चीज़ें की हैं कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। 4 चीज़ें हैं, जैसे एक 3 टियर कंज्यूमर फोरम का सिस्टम क्रिएट किया गया है, जहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कंप्लेन फाइल करनी है आपको, तो कहाँ पे, आप किस लेवल पे आपको करनी चाहिए, राइट। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, और अगर उधर भी आपको कुछ सोल्यूशन नहीं मिलता तब सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो, ठीक है। तो ये किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है जहाँ पे आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो, उसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे हमने कंज्यूमर सोसाइटीज़ के बारे में देखा था कि ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, नॉन कमर्शियल, नॉन पॉलिटिकल नेचर के, जो कंज्यूमर्स जिनके साथ बुरा हुआ है उनको हेल्प करते हैं, ठीक है।
अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी कंज्यूमर के साथ बुरा कब होता है, जब उसको सही क्वालिटी का प्रोडक्ट सही प्राइस पे नहीं मिलता। और हमारे कंट्री के अंदर बहुत लोग गरीब हैं जिन लोगों को सही क्वालिटी की चीज़ें सस्ते दामों पे मिलती नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इस वजह से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसको इंश्योर करवाया है, ताकि जो सबसे गरीब सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, पुअरेस्ट लोग जो हैं, उनको सही क्वालिटी की चीज़ सही दाम पे सब्सिडाइज रेट्स पे मिल सके। एंड लास्ट में जब हमने देखा था कि कभी भी हम लोग स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, स्टैंडर्डाइज क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है, तो उसके लिए एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन होना चाहिए, वो वेट्स का, मेजर्स का, प्योरिटी ऑफ गुड्स का। तो नेशनल लेवल पे कौन से स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशंस हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कौन से स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशंस हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, राइट। तो ये थे 4 ब्रॉड पॉइंट्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या किया गया है। इसका डिटेल डिस्कशन होगा अगले वीडियो में। ये वीडियो ऑलरेडी आधे घंटे के ऊपर का बन चुका है। सो आई होप सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में कवर करने की कोशिश की, आपको समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, राइट। हम लोगों के सब्सक्राइबर्स अभी धीरे धीरे बढ़ ही नहीं रहे, राइट। सो हेल्प अस ग्रो। एंड अगले वीडियो में डेफिनेटली जो चीज़ें मैंने आपको बोली डिटेल में डिस्कस करने वाली सारी चीज़ें हैं वो हम लोग करेंगे। सो दैट्स गोइंग टू बी ऑल फ्रॉम मी फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।